टुडे लेट अस स्टडी अबाउट फ्रिक्शन। आज हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन रोकता है। इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक को मैंने किसी बॉक्स या किसी भी सरफेस पे रखा है और यहाँ पे मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो इसमें हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं वो हम लोग दिखाते हैं। कोई भी बॉडी है, उसका वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी को नीचे मूव होना चाहिए, लेकिन बॉडी रेस्ट में है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ ए नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस जो बॉडी को रेस्ट में रखे हुए। ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम हो गया, यानी अलोंग द वाई एक्सिस देयर इज़ नो नेट रिजल्टेंट फोर्स फॉर द मोशन। तो इस डायरेक्शन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस को, आई मीन एक्स एक्सिस को। तो ये ब्लॉक है, इस पर एक रेड कलर से मैंने एक एरो से फोर्स लगाया है। अगर इस फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन होगा तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा एक्ट करना। अब इस फ्रिक्शन को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा माइक्रो लेवल पे स्टडी करना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में डेवलप होता है ड्यू टू इरेग्युलरिटीज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सरफेस को मैंने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरेग्युलरिटीज़ प्रेजेंट हैं, इंटरलॉकिंग्स होती हैं दो सरफेस के बीच में इस तरीके से। ये एक सरफेस का रफनेस है, दूसरे सरफेस का रफनेस है, एक दूसरे में लॉक हो जाता है और इसकी वजह से सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन रुक जाता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इरेग्युलरिटीज़ प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा रफनेस होगी, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। और हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इन्हीं इरेग्युलरिटीज़ को कम करने के लिए, इन इरेग्युलरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन का, और फ्रिक्शन होता है म्यू एन, वेयर म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू के दो टाइप्स होते हैं, म्यू एस एंड म्यू के। आई मीन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और इफ एक्सटर्नल एक्ट कर रहा है तो द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द फ्रिक्शन कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, बिसाइड दैट देयर इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो म्यू एस है। और फिर अगर बॉडी मोशन में आ जाता है तो भी फ्रिक्शन एक्ट करता है तो वो म्यू के है। तो ये मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जस्ट टू इलिस्ट्रेट, इफ़ एक्सटर्नल मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 न्यूटन का लगाया है। ओके, और इस ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है और सरफेस का म्यू की वैल्यू 0.3 है। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो F इज़ इक्वल टू म्यू एस एन, एफ एस हो जाएगा 30 न्यूटन। दिस मीन्स दैट जो फ्रिक्शन एक्सटर्नल एक्ट कर रहा है वो 30 न्यूटन का एक्ट करेगा, और जब ब्लॉक मोशन में आ जाएगा तो म्यू के जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन का एक्ट करेगा। अब दो सरफेस के रबिंग की वजह से सरफेस का शेयरिंग होता है, मतलब जब हम लोग फ्रिक्शन को ओवरकम करके ब्लॉक को मूव कराते हैं सरफेस पे तो सरफेस के माइक्रो लेवल पे रबिंग एंड शेयरिंग होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ द एजेस और सरफेस, उसकी वजह से इंटरलॉकिंग ब्रेक होता है और मोशन स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी सरफेस पे लुब्रिकेशन करते हैं, उसका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन। सरफेस पे लुब्रिकेशन करने से जो सरफेस की इरेग्युलरिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो भी लुब्रिकेंट्स हैं उस इरेग्युलरिटीज़ को फिल करके सरफेस का टेक्सचर स्मूथ कर देता है। ओके, तो ये सारी इरेग्युलरिटीज़ हैं। ओके, यहाँ पर कोई फ्लूइड लेयर है लुब्रिकेंट का, तो ये सारे इरेग्युलरिटीज़ को फिल कर देता है, और जो सरफेस के साथ लुब्रिकेंट्स कांटेक्ट में है या फ्लूइड कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ओके, ये हम लोग फ्लूइड में भी देखते हैं, इसी को नो स्लिप कंडीशन कहा जाता है कि जो पहला लेयर आता है फ्लूइड का
सॉलिड सरफेस के साथ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो रहती है। ओके, तो लुब्रिकेंट्स वैसे हम लोग चूज़ करते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर लेवल पे थिकनेस ज़्यादा होती है, ताकि वो इजीली गैप को फिल कर सकता है और सरफेस को स्मूथ बनाता है। सरफेस को स्मूथ बनाने से ये होता है कि वियर एंड टियर कम होता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग हाई रेसिंग कार्स में, एरोप्लेन में यूज़ करते हैं। एंड सेम प्रिंसिपल पे हम लोग नैनो कोटिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, यानी सरफेस को अगर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करना है तो हम लोग इसकी स्मूथनेस को नैनो लेवल पर तक जाके रिड्यूस करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी ब्लॉक है उस पर एफ एक्सटर्नल हम लोग अप्लाई करने की वजह से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या एक्ट करेगा, उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होती है। तो ये फ्रिक्शन है और ये अप्लाइड एक्सटर्नल लोड है। तो जैसे ही हम लोग लोड इंक्रीज़ कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है और एक सर्टेन लिमिट पे जाके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद अगर हम लोग फिर भी लोड लगा रहे होते हैं तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू में सडन ड्रॉप आता है और फिर बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो अप टू द फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फ्रिक्शन की वैल्यू 0 टू मैक्सिमम इंक्रीज़ की है लीनियरली। तो इस रीजन को हम लोग इस रीजन में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं। ओके, क्योंकि बॉडी इज़ एट रेस्ट, स्टैटिक कंडीशन पे है। फिर यहाँ पर से बॉडी में मोशन स्टार्ट होता है जो कि डायनामिक फ्रिक्शन का पार्ट आ जाता है। ओके, तो ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस एन, इसकी वैल्यू 0 टू मैक्सिमम इंक्रीज़ कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ओके, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अप्लाइड लोड की वजह से सरफेस के बीच का रफनेस को ओवरकम करके इंटरलॉकिंग ब्रेक की जा रही। ठीक है, इन केस ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, जब दो सरफेस के बीच में मोशन आ जाता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है म्यू के, और उसी फ्रिक्शन से बॉडी मूव करता है। नो, अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि अगर किसी वॉल को, फॉर एग्जांपल लेट से मेरे आगे वॉल है, उसको हम अपने से एक्सटर्नल लोड लगा के उस वॉल को मूव कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो वॉल मूव होती नहीं है, लेकिन हम लोग थक जाते हैं या हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो क्या वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, और वॉल क्यों नहीं मूव हो पा रहा है। ठीक है, तो वॉल का मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये एक सिंपल सा वॉल है, उसका वेट होता है, वेट के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन आएगा और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। लेकिन जो एक्सटर्नल लोड है उसके कंपैरिजन में जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये वॉल मूव नहीं कर पाता है, और इसलिए हमारी सारी एनर्जी इस वॉल को मूव कराने में चली जाती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन कोण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये सारे फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी हैं, और वेक्टर को हम लोग ऐड करने के लिए कुछ वेक्टर के लॉज होते हैं, जैसे ट्राइंगल लॉ। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, फ्रिक्शन फोर्स इधर राइट और लेफ्ट एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वो वेक्टर है जो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को कनेक्ट करता है। ओके, सो व्हाट इज फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल को निकालने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक मैथमेटिक्स यूज़ किया है। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड द नॉर्मल टू द सरफेस फ्रिक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। इसको निकालने के लिए इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें tan थीटा यूज़ करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू एफ स्टैटिक बाई आर। थीटा मैक्सिमम तब होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन बाई एन। म्यू एस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस आती है। ओके, स्टैटिक रीजन में इसकी वैल्यू 0 टू मैक्स है, और काइनेटिक रीजन में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है।
tan इनवर्स म्यू के। अब फ्रिक्शन कोण क्या होता है, अगर इसी फ्रिक्शन ट्राइंगल को नॉर्मल रिएक्शन के अबाउट हम रोटेट कर दें तो जनरेट होते कोण जनरेट होता है। नो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शन पे बेस। कुछ क्वेश्चंस है। वॉल है ओके, वॉल से दो ब्लॉक अटैच है स्ट्रिंग के थ्रू और यहाँ पर एक अप्लाइड लोड है P। तो हम लोग न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का सिंपल मेथड ये है कि जिस भी ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या लोड एक्ट कर रहा है उस ब्लॉक को पहले हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का अलग अलग बनाया है। ब्लॉक 2 पे देखें तो ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है P 45 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसको मैंने वेक्टर है फोर्स, उसको कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व कर दिया है P cos 45 डिग्री अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओके, अलोंग द एंगल सॉरी, और P sin 45 डिग्री इसके परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू P/√2 P/√2 ये ब्लॉक है, इसका वेट होगा, वेट के करस्पॉन्डिंग सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब ये सरफेस के अबाउट अलोंग द फोर्स अगर मोशन करेगा तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा ओके। उसके बाद फिर ये ब्लॉक 2 इसके ऊपर रखा हुआ है। ब्लॉक 2 कैसे मूव करता, अगर ये स्ट्रिंग ना होता तो ब्लॉक 2 को फ्रिक्शन मूव कराता, यानी ब्लॉक 1 को फ्रिक्शन मूव कराता और ये फ्रिक्शन ब्लॉक 2 की वजह से आता। तो ब्लॉक 2 की वजह से ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शन आएगा और फिर इन रिएक्शन ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स है। अब सिंपल है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 कर देंगे और समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इन दोनों फोर्सेस को हम लोग इन दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करके सारे अननोन हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ब्लॉक 1 का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सेम केस है, वेट नीचे एक्ट करेगा, सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन आए। मान लेते हैं N2 है, वो ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा तो उसी के ऑपोजिट रिएक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा ब्लॉक 2 पे और टेंशन फोर्स इधर स्ट्रिंग की वजह से आएगा। अगर टेंशन ना होता तो ये ब्लॉक मूव करता ओके। तो इस टेंशन को निकालना है, तो यहाँ पर मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया है, यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो। एक दो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। और जैसे एक और सिंपल वेज का एग्जांपल है, एक वेज है उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं उसको शो करते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो वेट का कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ये थीटा। अगर इसको हम लोग इसी वेक्टर को नीचे हम लोग एक्सटेंड करते हैं, वेक्टर को सेम लाइन ऑफ एक्शन में हम किसी भी तरीके से ऊपर या नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा ओके। इसमें कन्फ्यूज़न है किसी को, तो ये लाइन और ये ट्राइंगल का ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब 0 डिग्री का एंगल है, तो इसको यहाँ पर ला के रखेंगे तो यहाँ पर का एंगल जो ये वाला एंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 490 माइनस थीटा होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये mg cos 90 माइनस थीटा और ये mg cos थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा बिकम्स mg sin थीटा। सो यहाँ पर हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं ओके। और मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो μs है, यानी बॉडी रेस्ट पे है अभी।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ थीटा, थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर थीटा की वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, मतलब इंक्लिनेशन इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी मतलब mg साइन थीटा इंक्रीज़ करेगा और ये ब्लॉक के मोशन को फेवर करेगा। इन द सेम डायरेक्शन थीटा को इंक्रीज़ करने से कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी। जब कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा तो mg कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा, उसके क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज़ होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन से फ्रिक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है तो फ्रिक्शन डिक्रीज़ होगा। ओके, यानी थीटा इंक्रीज़ कराने से मोशन हर तरीके से फेवर में है। एंगल ऑफ रिपोज एक टर्म आता है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो किसी भी एक ऐसा एंगल जहाँ पे ब्लॉक का मोशन स्टार्ट हो जाए। ओके, यानी वैसा इंक्लिनेशन जिस पे जस्ट द ब्लॉक इज़ अबाउट टू मूव। ओके, और या फिर हम कह सकते हैं कि उस मूव करने से पहले ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट में है। तो ये एक सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन है, ये वही है, इसमें मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं किया है। ओके, ये तो सॉरी वही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है। इसमें हमको टेंशन इन द पुली निकालना है, सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है और अप्लाइड लोड का वैल्यू निकालना है। वेट ए एंड वेट बी गिवन है, तो उसी तरीके से फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ब्लॉक ए है, इस पे एक्सटर्नल लोड पी एक्ट कर रहा है, सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक ए, वेट आएगा इसका और ये इसके सरफेस में कांटेक्ट में है तो रिएक्शन से N2 आएगा और ये रिएक्शन फोर्स से फ्रिक्शन 2 आएगा, फ्रिक्शन 1 बाय द ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक ए आएगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा। ओके, इसी तरीके से ब्लॉक 2 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ब्लॉक 2 पे यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स ना होता तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को आगे ले जाता, तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये इस पे ब्लॉक ए की वजह से लग रहा है तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे रिएक्शन में भी फ्रिक्शन लगाएगा जो F2 है। ओके, ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, फिर इन सबको रिजॉल्व करते हैं तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आई होप दैट फ्रिक्शन में मैंने बताया हो, कॉन्सेप्ट बताया हो। सो थैंक यू।